हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मनी मिस्टेक्स। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं अंकित एंड तरुण शो। तो आज हमारे पॉडकास्ट पे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। ये हमारे फेलो कंटेंट क्रिएटर भी हैं और फाइनेंस की फील्ड में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज उनसे हमने बहुत बढ़िया डिस्कशन किया है। दो स्पेशल चीज़ें जो आज हमने डिस्कस करी हैं वो है, हमने एक यंगस्टर के लिए जो रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाह रहा है, स्टेप बाय स्टेप्स उस पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को हमने डिस्कस किया है। वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। और दूसरा, जो लोग आईपीओज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आईपीओ में आपको ध्यान रखनी चाहिए उस आईपीओ को अप्लाई करने से पहले, वो स्टेप बाय स्टेप भी हमने डिस्कस किया है। तो बहुत इंसाइटफुल सेशन होने वाला है, बने रहिएगा वीडियो में। जसकीरत भाई, वेलकम टू द शो। कैसा लग रहा है आपको? मैं जसकीरत भाई बुला सकता हूँ आपको या जस्सी भाई बुला सकता आप जसकीरत भाई बुलाओ या जस्सी भाई बुलाओ, जो आपका मन हो। आपका प्यार इतना है, आपका जो मन हो वो बुलाओ। ठीक है भाई। चलो जस्सी भाई, थोड़ा सा आप बताओ मेरे को, कैसा फील कर रहे हैं आप? इतनी दूर से आए हो, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, बहुत दूर से नहीं आया। हाँ, 35 किलोमीटर दूर से आया हूँ। बट बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा आप लोगों का सेटअप देख के, आप लोगों की मेहनत देख के, आप लोगों का एक कहते हैं ना जुनून देख के बहुत अच्छा लगा। अरे बहुत अच्छा लगा भाई सुन के। चलो जैसे भाई, हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं आपके इंस्टाग्राम के बारे में, कुछ सोशल मीडिया के बारे में बात करके। हाँ। मैंने देखा है आपके बहुत ही सारे अकाउंट्स हैं। मुझे थोड़ा बताओगे कितने अकाउंट्स? मैं एक्चुअली ट्रैक भी नहीं रख पा रहा हूँ कि कितने अकाउंट्स हैं। इनके बताओ या टोटल बता दो कितने? ऐसे ही बता दो, कोई बात नहीं। अप्रोक्सीमेटली अभी मेरे 7 अकाउंट्स हैं और काफी सारे मैंने यूजर नेम लेके रखे हुए हैं कि इन फ्यूचर मुझे ओपन करना हो तो मैं वो कर सकता हूँ। बट अभी करेंटली जिसमें मैं एक्टिव हूँ ज्यादा, वो 3 अकाउंट है: financialaddar.in, financialaddar.news एंड financialaddar.punjabi। इसके अलावा जो मेरी पर्सनल प्रोफाइल है जस्ट फाइनेंस, उसमें मैं काफी एक्टिव हूँ। और इसके अलावा भी 4 पेजेस और हैं। एक ट्रेडर्स अड्डा है, एक financialaddar.academy है, एक financialaddar.memes है जहाँ पर हम स्टॉक मार्केट मीम्स डालते हैं। और इसके अलावा जो बाकी सारे पेजेस हैं वो पाइपलाइन पे है, वो अभी नहीं ओपन होने, वो इन फ्यूचर होंगे जरूर। अच्छा, तो मतलब एक मीम पेज है पर बाकी सारा मेरे को एजुकेशनल कंटेंट दिख रहा है। बिल्कुल। ये सारा स्टॉक्स और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड ही है। ओके, तो मेरे को थोड़ा सा बताओ कि इतना मतलब क्या विजन रहा आपका इतनी स्टॉक्स की और इतनी फाइनेंशियल नॉलेज? देखो, पेज तो एक ही ओपन करा था, बट धीरे धीरे मन करता रहा। जैसे होता है ना कि यार ये भी ओपन कर लो, वो भी कर लो। आप करते हो जब आप कोई नया काम स्टार्ट करते हो, आपको तो ये भी मैं काम कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो इस बेसिस पे मैंने स्टार्ट करा था। बट मेन फोकस एक ही पेज का है, financialaddar.in और financialaddar.news। financialaddar.in का जो मेन मेरा मिशन है वो यही है कि जो आज भी मिशन पे मैं चल रहा हूँ वो यही है, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करनी है। ओके। क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे हैं कि मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने से अपने एरिया में अगर मैं बात करूं या अपने सर्कल में मैं बात करूं, बहुत लोग फेस करिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल डिप्रेशन पे मैंने जाते हुए लोगों को देखा है कि फाइनेंशियल बर्डन जब आता है, जब डेट बहुत ज्यादा आ जाता है, उस केसेस पे लाइफ क्या इफेक्ट करती है, मैंने अपने सर्कल में देखा है, थोड़ा सा फेस भी करा हुआ है। तो इन सब चीजों को जब मैंने देखा ना कि यार ये बहुत ज्यादा है और ये क्यों है, इसके पीछे जब मैंने रीजन देखा ना, वो यही था, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। एक्चुअल लोगों को यही नहीं पता पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है, इंश्योरेंस क्यों लेनी है, इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, उसकी नॉलेज ही नहीं है। और जो नॉलेज दे रहा है, या अगर कोई इंस्टीट्यूशन कोई नॉलेज दे रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा कौन दे रहा है, अगर नॉलेज का कोई प्रोडक्ट भी दे रहा है तो वो सिर्फ अपने फायदे का सोच रहा है। एक्चुअली वो प्रोडक्ट सेल करके चला जाता है, बट एक्चुअल में बाद में पता चलता है कि जो क्लाइंट को प्रोडक्ट दिया गया उसकी तो उसको नीड ही नहीं थी। पर एक्चुअल में आजकल प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए। अगर हम अपने एक ओल्डर जनरेशन की बात करें, उस टाइम पे होम लोन बहुत ही कम से लोग ले रहे होते थे। सिर्फ उनका मेरे ख्याल से 2 ही जगह इंटरेस्ट रहता था, या हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लें या हम गोल्ड बाय कर लें। तो उस टाइम पे ऑप्शन भी काफी कम होते थे। आजकल जितने ज्यादा ऑप्शन हो गए हैं उतना ही ज्यादा लोग उससे अनअवेयर भी है, कंफ्यूजन हो जाता है और अनअवेयरनेस है। और यही अनअवेयरनेस के लिए आज हम अपने मिशन पे कि यार हमें ये सारे प्रोडक्ट की फाइनेंशियल अवेयरनेस देनी है कि किस प्रोडक्ट की क्या नीड है और क्या मतलब कौन सा प्रोडक्ट किस काम आता है, ये भी बताना है। और अगर आप देखोगे मेरे चैनल पे तो मैं वीडियोस भी इन्हीं प्रोडक्ट्स पे बनाता हूँ। मैं अगर हेल्थ इंश्योरेंस पे वीडियो बनाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस पे आप लेने से पहले आपको क्या देखना है, टर्म इंश्योरेंस लेने से पहले क्या देखना है। स्टॉक्स में अगर मैं आईपीओ की बात करता हूँ तो मैंने वीडियोस बनाई हुई है कि आईपीओ लेने से पहले आपको क्या 5 पॉइंट देखने हैं। तो कहने का मतलब है बेसिक्स क्लियर करते कि क्या करना क्या है, वो पता चल जाएगा आपको। ये बहुत बढ़िया काम करते हैं यार आप। तो पर क्या आपका ये
कोर बिजनेस यही है, क्योंकि इतने सारे पेजेस मैनेज करना, आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता होगा। बिल्कुल। तो क्या आप प्राइमरली इसी काम को करते हो या और भी कुछ? नहीं, मेरा मेन बिजनेस है और वो इसी से रिलेटेड ही है। सो मेरा मेन बिजनेस है दिल्ली बेस्ड में फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। सो मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। सो मैंने NISM सीरीज 5 एक एग्जाम होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, और वो मैंने क्लियर करा है NISM इंस्टीट्यूट से। उसके बाद मैंने ARN नंबर लिया, जो होता है एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर। वो लाइसेंस आने के बाद मैं ऑफिशियली म्यूचुअल फंड सेल कर सकता हूँ। फिर मैंने इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस लिया फॉर इंश्योरेंस के लिए। वहाँ मैंने लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी कोड लिया। तो उसके बाद फिर मैंने अपना पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां पर मैं इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और मेन जो मेरा फोकस है क्लाइंट की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में है। तो ये मेरा कोर बिजनेस है, क्योंकि ये रिलेटेड है पूरा मेरे चैनल से रिलेटेड। तो अगर आप देखोगे मेरी वीडियोस कहीं ना कहीं मिक्स होती रहती है, यानी मैं जो फेस करता हूँ या जो क्लाइंट की क्वेरीज होती है उससे से रिलेटेड मेरा कंटेंट भी होता है। ओके, बिल्कुल। ये आप एक्चुअली रिलेट कर पाते हो, अगर क्लाइंट ने कोई क्वेरी आपको रेज करी तो आपको पता चल जाता होगा कि ये एक ऐसी चीज है जिसको एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, वहां से आपका कंटेंट आइडिया जो बिल्कुल। अब मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप मेरे क्लाइंट हो, आपके हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, या आपके IPO से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, या आपके स्टॉक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मेरा कंटेंट तो वही बन गया। हाँ, तो और पब्लिक को भी वही चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका है वो बाकी पब्लिक का भी है एक्चुअली। तो दोनों चीज काफी बिल्कुल कोरिलेटेड है। तो मेरा कोर बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस सर्विसेज का है। कंटेंट क्रिएशन मेरी एक हॉबी है, मेरा एक शौक था। वो मैंने इसीलिए शुरू करा था कि मेरे को फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करनी है, और वो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उस गोल पे हूँ, और वो गोल अचीव हो रहा है ना, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सही। तो पर कितने सालों से आप ये चीज कर रहे हो, मेरे को थोड़ा सा बताओ। पर्टिकुलरली अगर मैं पेज की बात करूं तो 23 अप्रैल 2018 में मैंने फाइनेंशियल अड्डा की शुरुआत करी थी। और वो भी याद है मेरे को सारी डेट याद है। और शुरुआत करने वाले दिन जब मैं मम्मी के पास गया था, तो मैंने मम्मी को बोला मैं YouTube स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब उस टाइम यही था कि YouTube करना है, क्योंकि ऑनलाइन YouTube पे वीडियोस वगैरह बहुत देखता था मैं। ट्रेडिंग मैंने उससे 1 साल पहले स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। ट्रेडिंग उससे 1 साल अप्रोक्सीमेटली 6 महीने पहले स्टार्ट कर दी थी। 21 सितंबर 2017 मैंने पहला स्टॉक बाय करा था अपना। तो पहला स्टॉक मैंने बाय करा था हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, उस पर प्रॉफिट हो गया था। और ट्राइडेंट बाय करा था, उस पर लॉस खाया था, क्योंकि मैंने हाईएस्ट रेट पे बाय कर लिया था। और एक आधा स्टॉक और बाय करा था। तो ये मेरे फर्स्ट कुछ इन्वेस्टमेंट्स थी। और उसके बाद जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो मम्मी को मैंने बोला मैं YouTube स्टार्ट कर रहा हूँ। मम्मी कहती यार क्यों पागल हो रहा है, टाइम वेस्ट ना कर, कॉलेज चल रहा है, मैं 3rd ईयर पढ़ाई करो। तो घर वालों की भी ठीक है, उनको भी होता है कि पढ़ाई करे बच्चा, जॉब करे। तो अब मैंने चैनल स्टार्ट कर दिया 2018 में, बट 2018, 19, 20 कोई ग्रोथ नहीं। 2 साल सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट लगी, माइक लिया, कैमरा लिया, या जो भी यूज होता है प्रोडक्ट वो सब लिए। उसके बाद मेहनत करता गया। अब साथ के साथ मैंने ना इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था, BSE इंस्टीट्यूट, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंस्टीट्यूट है। वहां से मैंने पूरा कोर्स करा स्टॉक मार्केट का, बहुत सारी चीजें सीखी। वहां से जो मैं सीखता था वो मैं कोशिश करता था मैं उसकी वीडियो बना दूं, और वही वीडियो मैं बनाता भी था। वो वीडियो अच्छी चलने लगी तो धीरे धीरे चैनल ग्रो कर रहा था। इनकम नहीं आई, 2 साल पूरे इनकम नहीं आई। तो अब इनकम ना आने से दिक्कत ये होगी कि 2019 में मेरा कॉलेज खत्म हो गया। अब कॉलेज तो हो गया, बट मैं कोई काम तो कर नहीं रहा। अभी इसके साथ मैं छोटे मोटे काम करता रहता था, ऐसी बात नहीं है। तो बट छोटे कामों से आपका पॉकेट मनी ही चलती है, आप पूरा अपना घर नहीं चला सकते। तो मुझे हेल्प जरूर करनी थी अपने फादर की, वो अपना बिजनेस कर रहे थे बट मेरे को भी करना था। 2019 में मैंने डिसीजन लिया कि मैं इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो अप्रैल मंथ 2019 में मैंने इंश्योरेंस का बिजनेस डाला। साथ में मैंने डीमैट ओपन करने का भी बिजनेस रखा। साथ में मैंने म्यूचुअल फंड का लाइसेंस 1 साल पहले ही ले लिया था, 2018 में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उसी के साथ साथ ले लिया था। तो मतलब पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बिजनेस मेरा स्टार्ट हो गया था। बट 2019 से लेके फिर 20 तक ना ही पेज चल रहा था, ना ही मेरा ढंग से बिजनेस चल रहा था। बिजनेस में इंश्योरेंस थोड़ा थोड़ा मेरी सेल हो जा रही थी, थोड़ी कमीशन आ रही थी, थोड़े म्यूचुअल फंड से कमीशन आ रही थी, बट वो इतनी नहीं थी कि जितना मेरे को एक जॉब शायद दे देती। मतलब अगर फॉर एग्जांपल जॉब उस टाइम मेरे को 20-25,000 दे रही थी, तो मेरा बिजनेस इतना मुझे नहीं दे रहा था, और जो दे रहा था मैं वो वापस लगाना पड़ रहा था। तो वो टाइम थोड़ा टफ रहा, बट मेहनत, आप कहते हैं ना जो मेहनत करता है उसका दिन जरूर आता है, और वही हुआ। 2020 जैन में 5,000 फॉलोअर रीच हुए इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे अप्रोक्सीमेटली 4,000 समथिंग थे। और मार्च आते आते वो 5,000 से ग्रो होके अप्रोक्सीमेटली चले गए 10-20,000। जुलाई 2020 आते आते, क्योंकि वो कोविड का टाइम था, वहां हमें थोड़ा बूस्ट मिला, 1 लाख फॉलोअर रीच हो गए।
वहां से ग्रोथ आई, और जब धीरे धीरे पता चला कि ये जो ग्रो हुआ है यहाँ से इनकम भी आती है, तो धीरे धीरे बिजनेस सेटअप होने लग गया कि यहाँ से भी इनकम आ रही है, थोड़ा अपने इंश्योरेंस बिजनेस से और इन्वेस्टमेंट बिजनेस से भी आ रही है, तो धीरे धीरे ट्रैक पे आ गया। तो जो जॉब का वो था वो अभी भी चल रहा था साथ साथ में, क्योंकि अभी भी इतनी इनकम नहीं आ रही थी, बट 2021 आते आते थोड़ा काम स्टेबल हो गया कि अब मैंने घर पे बोल दिया कि नहीं, अब मैं जॉब नहीं करने वाला, अब मेरे को करना है अपना बिजनेस। तो ऐसे चलते चलते आज 2024 में अब मेरा मेन कोर बिजनेस इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस सर्विसेज का है, और जो मेरा फाइनेंशियल अड्डा चैनल है वो आज भी इसीलिए है, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर हम इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा ज्यादा डीप में लेके जाएं और हम ये समझना चाहें कि अगर मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ कि इस तरह का एक बंदा है, और जो भी एग्जांपल उसकी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी, मे भी हम रिटायरमेंट प्लानिंग लेके चल सकते हैं, तो क्या आप वो हमारे लिए कर सकते हो? आई नो आप उस चीज का चार्ज करते हो, बट हमारी ऑडियंस के लिए अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए बोलता हूँ कि आपको कितनी इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, या फॉर एग्जांपल लेते हैं तरुण भाई, आपकी एज है 30, अब अभी आपने रिटायरमेंट के लिए स्टार्ट नहीं करा, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 2 लाख, तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट 10% तो आप रिटायरमेंट के लिए आज से ही करो। इवन अगर आप 5% भी करोगे इनफ है, बट 10% बहुत अच्छा रहेगा। तो 20,000 तो आपका रिटायरमेंट के लिए जाना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब आपको इंश्योरेंस कितनी चाहिए? टर्म इंश्योरेंस 2 लाख आपकी पर एनम सैलरी है, पर एनम हो गई आपकी 24 लाख। अब 24 लाख का एटलीस्ट 20 टाइम्स आपके पास उसका वो होना चाहिए कवर। ये हो गया आपका टर्म इंश्योरेंस का। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो, हाँ जी, हेल्थ से पहले एक बार मैं टर्म इंश्योरेंस की बात करूं, लेट्स से अगर आप एक 30 इयर्स के बंदे की बात कर रहे हो, तो मैं चेक करना चाहूंगा आपसे कि अगर वो किसी मेट्रो में रह रहा है या नॉन मेट्रो सिटी में रह रहा है, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा, या उस पे कितने डिपेंडेंट्स है? लेट्स से उसके पेरेंट्स उस पे डिपेंडेंट है, उसकी वाइफ भी है और एक बच्चा भी है छोटा, इतने लोग हैं फैमिली में, और वो अकेला सोल अर्निंग मेंबर है घर का, ठीक है। तो क्या उसे टर्म इंश्योरेंस कुछ और ज्यादा लेना चाहिए, कम लेना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस डिपेंड करती है आपकी इनकम पे। इसको अगर आप बात करोगे ना, इसको इनकम रिप्लेसमेंट भी कहा जाता है। अच्छा। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या है? आप जो कमा रहे हो, इन केस अगर आप नहीं रहे, मैं किसी भी पर्सन की टर्म इंश्योरेंस करता हूं, वो कमा रहा है, उसका 20 टाइम्स वो कवर ले लेता है। अगर वो नहीं रहा, अगर उसके बाद इंश्योरेंस नहीं होगी, तो उसकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी? तो हम क्या कर रहे हैं? इनकम रिप्लेसमेंट ही तो कर रहे हैं, क्योंकि एक ना एक दिन इंसान ने चले जाना है। तो जिस टाइम वो चला गया, उस टाइम उसकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी, अगर फैमिली उस पर डिपेंडेंट है तो। तो हमें इनकम रिप्लेसमेंट तो चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस का मतलब है कि हमें एक प्योर रिस्क कवर चाहिए, कल को अगर हम नहीं रहे तो हमारे पास पैसा आ जाए, एक लमसम अमाउंट आए। तो अब रही बात फैमिली डिपेंडेंट है, तो बिल्कुल जितना 20 टाइम्स लेना चाहिए, बट ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, और ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम के ऊपर। आपके पास अगर इनकम अच्छी होगी, सैलरी बेस्ड होगे, तो इजी होता है मिलना। अगर आप बिजनेस के बेसिस पे ले रहे हो, तो बिजनेस में काफी सारे प्रूफ आपको दिखाने पड़ते हैं कि एक्चुअल में इतनी इनकम है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका डिसाइड होता है कि कंपनी आपको 20 टाइम्स देगी या 15 टाइम्स सम इंश्योर्ड देगी, या जितना। फॉर एग्जांपल आपने 5 CR का अप्लाई करा, हो सकता है कंपनी रिजेक्ट कर दे, तो नेक्स्ट टाइम आप 3 CR अप्लाई करते हो, वो पास हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रीमियम की, तो लोकेशन वाइज प्रीमियम थोड़ा डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली बेस्ड की, तो दिल्ली बेस्ड में प्रीमियम महंगा है, बट यही थोड़ा अगर हम विलेजेस साइड में चले जाएं, थोड़ा दूर चले जाएं, तो वहां प्रीमियम थोड़ा कम होता है, क्योंकि जिस सिटी में चांसेस ज्यादा हैं, या अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस में भी सेम है। हेल्थ इंश्योरेंस में भी अगर दिल्ली बेस्ड हो आप, तो दिल्ली बेस्ड में जोन 1 में आ जाता है। दिल्ली एनसीआर आने लग गया, पहले एनसीआर भी नहीं आता था, अब पूरा एनसीआर आने लग गया है। तो उसका मतलब है जोन 1 का प्रीमियम ज्यादा होगा, बट जो जोन 2 जोन 3 के होंगे उनका प्रीमियम कम होगा। ये पर एक राइट एज क्या होनी चाहिए एक इंसान को टर्म इंश्योरेंस लेने की? अभी तो हम जैसे एक केस की बात कर रहे हैं, वो 30 साल का बंदा है, पर कितनी पहले उसे ले लेना? जिस दिन उसको लगे कि मेरी फैमिली आज मेरे ऊपर डिपेंडेंट है ना, उसको टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई 20 साल का लड़का है जो कॉलेज, अगर उसे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी बात नहीं, अगर 20 साल का, देखो 20 साल में अगर मान लो उसका कॉलेज हो गया, उसकी जॉब लग गई, बट उसको पता है कि मेरी फैमिली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको चाहे 50 लाख का मिल रहा हो या 30 का मिल रहा हो, जितना भी मिल रहा हो, उसको लेना चाहिए। अगर उसकी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है, वही सोल अर्निंग मेंबर है, तो उसको लेना चाहिए। तो मतलब टर्म इंश्योरेंस लेने की राइट एज है जिस दिन से आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट हो जाए, आप वहां से टर्म इंश्योरेंस ले लो। कितने साल तक का लेना चाहिए उसमें मेरे ख्याल से, क्योंकि इनकम रिप्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, तो जब तक आप इनकम 80-85 तक मैक्सिमम कंपनीज दे रही है। प्राइवेट कंपनीज की बात करूं तो 85 तक कवर दे रही है, तो ठीक है आप 80-85 तक ले सकते हो, कोई दिक्कत। पर क्या हमें इतनी आगे तक जाना चाहिए? लेट से हम अज्यूम कर रहे थे कि हम 60 साल तक कमाएंगे, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे, तो हमें इनकम का रिस्क कवर भी 60 साल तक ही नहीं लेना चाहिए?
क्योंकि उसके बाद तो हम कमा नहीं रहे होंगे पर हमको प्रीमियम जबरदस्ती देना पड़ रहा अब देखो लाइफ अनसर्टिनिटी कभी भी आ सकती है, हो सकता है हमने बहुत पैसा रिटायरमेंट तक बनाया बट कल को कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए तो ठीक है, अगर आपको कम प्रीमियम पे 80 तक का कवर मिल रहा है तो ले लेनी चाहिए। वैसे भी जो अमाउंट का आज हम सम एश्योर्ड ले रहे हैं वो उस टाइम तक जाते जाते तो वैसे ही बहुत कम हो जाएगा। हाँ, वैसे ही बहुत कम हो जाएगा। बट मेरा मानना है, मैं एडवाइस करता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि आप 80 तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो 70 तक लेते हैं। अच्छा। सबकी अपनी अपनी नीड होती है बट हमारा एक एक्सपेक्टेशन होता है आप 80 तक लीजिए, ठीक रहता है 80 तक। ठीक है। तो मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देख के ये बात कर रहा हूँ कि अगर जो बंदा 60 तक रिटायरमेंट लेता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट 20 इयर्स तक उसका कवर होना चाहिए। 80 तक एक, बट आज के टाइम पे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको पता है इंडिया की बहुत कम होती जा रही है। ठीक है, तो कोई 30 साल का बंदा, उसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए हमको सबसे पहले एटलीस्ट 10% उसकी इनकम निकालनी है सो दैट वो अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर सके। एक उसको टर्म इंश्योरेंस बाय करना जरूरी है। अब आप हेल्थ पे आ रहे थे। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। अगर दिल्ली बेस्ड है या मुंबई बेस्ड है या बैंगलोर बेस्ड है, जो भी मेट्रो सिटी है, बहुत खर्चा है। आप भगवान करे कभी, हम कहते हैं कभी हॉस्पिटल ना जाना पड़े, बट इन केस अगर आप हॉस्पिटल जाते हो तो जो खर्चे आते हैं, जो बिल आते हैं, वो आप देख नहीं सकते, इतने बिल्स आते हैं। आज सुबह का ही मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। मैं एक क्लाइंट के साथ, मेरे क्लाइंट का मेरे को कॉल आता है। सो मैंने क्लाइंट की इंश्योरेंस करी हुई है बट क्लाइंट के मदर फादर की इंश्योरेंस किसी कंपनी से पुरानी चल रही है। क्लाइंट का फोन आता है बट क्लाइंट एजुकेटेड है, क्लाइंट को नॉलेज है कि इंश्योरेंस जरूरी है, फादर और मदर की एज थोड़ी ज्यादा है। क्लाइंट ने क्या किया हुआ है, 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया था एक कंपनी से, 20 लाख का और ले लिया टॉपअप। अच्छा। आज मेरे को फोन आता है कि सर मेरा 10 लाख का खत्म हो गया है, आगे का प्रोसीजर कैसे करना। तो मैंने उनको गाइड करा कि आपका अगर 10 लाख पूरा खत्म हो गया तो आप नेक्स्ट कंपनी में क्लेम डाल दीजिए जो आपकी सेकंड कंपनी है। तो आप ये देखिए कि 10 लाख कुछ भी नहीं है आज के टाइम। तो अगर कोई 30 इयर्स का है, ठीक सैलरी है, फॉर एग्जांपल आपकी, हमने एग्जांपल लिया था तरुण भाई का 30 इयर्स है, तो 20 लाख का सम इंश्योर्ड अच्छा है जो आपको एक वो कर सकता है। नहीं तो अगर आप 20 लाख का लेना चाहते हैं तो बेस्ट है 10 लाख का आप लीजिए सम इंश्योर्ड, प्लस आगे ले लीजिए 90 लाख तक का टॉपअप। इससे ज्यादा प्रीमियम आपका नहीं बनेगा टॉपअप लेने से। इसका सिंपल मतलब है जिस दिन 10 लाख खत्म होंगे तब आपका टॉपअप स्टार्ट होगा। तो आज आपको मैंने एग्जांपल भी दे दिया, मेरे को एग्जांपल आपके सामने मैंने दिया। आज सुबह ही क्लाइंट का कॉल आता है, 10 लाख वाइप अप हो चुका है, क्योंकि उनके पास टॉपअप है तो आज थोड़े से टेंशन फ्री है। नहीं तो अभी नहीं पता हॉस्पिटल में कितना पैसा और लगेगा। और ये 10 लाख अभी इनके खत्म हुए सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में। तो आप देख सकते हो कि खर्चा कहाँ जाता है। तो पर इसमें मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें इंश्योरेंस एक्चुअल में ले कहाँ से, सही गाइडेंस कहाँ से मिलेगी। तो आजकल काफी सारे एग्रीगेटर्स भी हैं मार्केट में, उनसे ले सकते हैं। एजेंट्स भी हैं जो इंडिविजुअली पॉलिसीज सेल कर रहे हैं। तो आपका क्या मानना है कि कहाँ से हमको ज्यादा आसानी, कहाँ बेनिफिट? कोई भी हम कहते हैं ना बहसबाजी पे नहीं जाएंगे कि एजेंट अच्छा है या वेब एग्रीगेटर अच्छे हैं। हम बात करते हैं कि आपकी नीड क्या है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके जाने के बाद आपकी वाइफ जो है ये सारी चीजें मैनेज कर सकती है, वो क्लेम खुद ले सकती है, जाके सारी चीजें कर सकती है, शी इज एजुकेटेड, उनको नॉलेज है, टाइम है, सब है, तो आप वेब एग्रीगेटर से भी लोगे, कोई दिक्कत। वेब एग्रीगेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेने, क्योंकि कस्टमर केयर हमने देखे हैं केसेस ऐसे, वो आपको कभी कभार सेल कर देते हैं जबरदस्ती, जिसकी कोई नीड नहीं होती, जबरदस्ती वो सेल कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि ये प्रोडक्ट उनके लिए बना ही नहीं। ठीक है, तो कल को और साथ में जब क्लेम आता है फोन ही करते रह जाते हैं कस्टमर केयर को। जब कस्टमर केयर उठाता है वो कहता है अभी मैं अपनी सीनियर से बात करवाता हूँ, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी होता है। और बंदा एक तो वैसे ही वहां पर फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है, अगर हॉस्पिटल में जाना हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई हो, एक तो वैसी लाइफ के साथ इतनी प्रॉब्लम आ रही है, अगर उधर से कस्टमर केयर या कोई चीज ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत अच्छा नहीं लगता लाइफ में ना। तो उस केस में मैं कहता हूँ एक एडवाइजर से लेना या एक एजेंट से लेना ज्यादा बेटर है। और एजेंट में भी अब आप कहोगे बहुत सारे एजेंट है जो गलत भी करते हैं, मैं नो डाउट, मैं खुद एक एजेंट हूँ, खुद एक एडवाइजर हूँ, तो मैं ये एक्सेप्ट करूंगा कि काफी सारे एजेंट अपनी कमीशन के लिए काम करते हैं। बट पांचों उंगली एक नहीं होती, सारे एजेंट एक जैसे नहीं है, सारे वेब एग्रीगेटर ऐसे एक जैसे नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, कुछ एडवाइजर एजेंट अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, जो कुछ कमीशन के लिए काम करते हैं और जो क्लाइंट के लिए काम करते हैं। आपको ये देखना है जो आपका एडवाइजर आपको एडवाइस दे रहा है, जो पॉलिसी दे रहा है, उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको भी होनी चाहिए उसका प्रोडक्ट के बारे में। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने टच किया जैसे भाई, क्योंकि आप किस पे भरोसा करोगे, आपको पता कैसे चलेगा कि एक एजेंट पे भरोसा कर रहे हो, एक कंपनी पे भरोसा कर रहे हो। अगर आपको उस प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेट से 20% भी नॉलेज है, तो एटलीस्ट आपको पता तो रहेगा कि वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि नहीं। आप राइट क्वेश्चंस पुट अप कर पाओगे। बिल्कुल। जब आपको ही नहीं नॉलेज होगी तो फिर सामने वाला तो कुछ भी बेच के चला जाएगा ना। अगर वो अपना लालच में करेगा तो उसको अपनी कमीशन का होगा और आपको नॉलेज नहीं होगी, वो कुछ भी। तो बेसिक नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। बाकी एडवाइजर से मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने मैक्सिमम देखा है, मैक्सिमम ऑडियंस को, क्योंकि क्या होता है जो
जो सोशल मीडिया में दिखता है ना, ये सिर्फ कुछ लोगों की बात करते हैं। हम वाइड ऑडियंस के साथ डील करते हैं तो हमें पता है एक्चुअल में क्या होता है। सोशल मीडिया सिर्फ पढ़े लिखे वाले बात करते हैं, बट एक्चुअल अभी बहुत इंडियंस है जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है। अगर वो ऑनलाइन ले लेना, उनको ये नहीं पता क्लेम कैसे करना है, क्लेम के पेपर कैसे डालने हैं। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में कोई भी पेपर सही नहीं भेजोगे ना, तो आपका रिजेक्ट होता रहेगा क्लेम, और वो इतना टाइम टेकिंग कर देगा कि एक दिन तो आप ही फ्रस्ट्रेटेड हो गए, यार छोड़ दे यार, हमें हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं चाहिए, हमें ये क्लेम ही नहीं चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन से आप ना डील करो। और कल को टर्म इंश्योरेंस के केस में अगर आपके, अब देखो टर्म इंश्योरेंस जिसको मैंने दी या जिसने ऑनलाइन ले ली, वो ही चला गया, उसकी फैमिली को समझ ही नहीं आ रहा है इसका क्लेम कैसे लेना है, ऑफिस में चक्कर ही बार बार लगे जा रहा है, कोई हेल्प ही नहीं कर रहा। वैसे सब आज के टाइम पे करते हैं, बट स्टिल मैंने बहुत केसेस देखे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी आती, नॉलेज नहीं होती, आधों को यही नहीं पता होता कि मेरे हस्बैंड के पास टर्म इंश्योरेंस थी। तो सबसे बड़ी गलती तो ये, जो इंश्योरेंस ले रहा है उसको अपना एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजर जरूर बनाना चाहिए। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजर का मतलब है आपको जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जितने आपके पास पॉलिसीज है, जितनी आपके पास म्यूचुअल फंड्स है, जितने आपके, वो सारे एक जगह जरूर नोटेड होने चाहिए, और वो आपकी वाइफ को या आपके बच्चों को जरूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहली गलती तो हमारा क्लाइंट खुद करता है कि वो ये सब चीजें नोट नहीं करता, उसको नोट करना चाहिए। ये आपने बहुत बढ़िया पॉइंट टच किया। ये मैंने खुद आज से कम 4-5 साल पहले ये चालू किया। बिल्कुल, पहले ये सारी चीजें मेरे पास ऑनलाइन होती थी मेरे सिस्टम पे, पर अब मैंने क्या किया, उसे पेपर पे ले आया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं होऊंगा तो मेरे मम्मी पापा मेरा सिस्टम थोड़ी ना एक्सेस कर पा रहे हैं, उनको पता कैसे चलेगा, वो चीज पेपर पे होनी चाहिए। मैं इस प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया हम लोग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजर बना रहे हैं, जो हम पूरे इंडिया में सेल करने वाले हैं। और ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजर बनाने का जो मेन मकसद ही यही है कि यार आप लोग अपना जब तक लिख के अपनी फैमिली को नहीं बताओगे तो आप तो गलत कर रहे हो। अगर आप फैमिली को बता ही नहीं रहे, आप चीज तो रख रहे हो कि ठीक है टर्म इंश्योरेंस ले ली, म्यूचुअल फंड्स ले लिए, बट फैमिली को ही नहीं पता कल को कितने, आपको पता है अनक्लेम डिविडेंड कितने हैं, अनक्लेम म्यूचुअल फंड यूनिट्स कितने हैं, अनक्लेम इंश्योरेंस कितना है, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है कि मेरे फादर ने ये सब चीजें ली हुई है। मेरे पास आज भी केस आते हैं कि सर हमारे फादर ने ये इंश्योरेंस ली थी या ये म्यूचुअल फंड लिए थे, ये आप करवा दीजिए इसको। तो मतलब 10-10, 15-15 साल जब अलमारियां साफ होती है तब डॉक्यूमेंट्स निकल के पता चलते हैं कि कितना पैसा पड़ा हुआ है, कहाँ इन्वेस्ट करा था। तो ये सारी चीजें को ना हो, ऐसी चीजें ना हो ये सब, तो हम कहते हैं फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजर लिखो। तो ये सारा पॉइंट है। ठीक, आपने इससे पहले जब वो क्लेम की बात कर रहे थे, कई बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए। ये मेरे साथ पर्सनली भी हो चुका है, कुछ साल पहले की बात है, 3-4 साल पहले की है। मेरे को एक छोटा सा फैमिली में किसी का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था और रीइंबर्समेंट करना था, क्योंकि वो पैनल हॉस्पिटल में नहीं थे। छोटा सा अमाउंट था, 40-42 हजार का अमाउंट था, पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके उनकी ऐप पे अपलोड करके मैंने सबमिट कर दिए। बाद में क्या देखते हैं कि पता चला कि भाई वो उन्होंने सिर्फ उसमें से 4000 का बाकी डॉक्यूमेंट्स बाकी दिया ही नहीं, डॉक्यूमेंट गायब। पर मैंने उनको मेल पे भी साथ में भेज रखे थे, तो मेरे पास एटलीस्ट प्रूफ था। बिल्कुल, आपने बहुत सही किया कि एक्चुअली में मैंने वो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि रफली 42,000 का क्लेम था, और फाइनली ये सब वापस से रीइटरेशंस करने के बाद भी मेरे पास 40,000 आए। अब 2,000 नहीं आए, और 1 महीना में उसमें जूझ चुका था। तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैंने 2,000 जाने दो। नहीं, इस जगह पे ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, कर सकते हैं। एजेंट बिल्कुल हेल्प करता है। जैसे अगर मैं अपने बिजनेस में, क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस है, मैं खुद एक हेल्थ इंश्योरेंस का एजेंट हूँ, तो हम लोग अपने क्लाइंट को बिल्कुल हेल्प करते हैं कि आप क्लेम पास करने में, क्लेम को अगर कोई रिजेक्शन आ गया तो रिजेक्शन किस बेसिस पे आया उस पर डिस्कस करते हैं। अगर वो गलत, कंपनी गलत कर रही है तो हम अपने क्लाइंट के साथ स्टैंड करते हैं, बट अगर क्लाइंट की गलती है तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक पीछे मेरा क्लाइंट का केस आया, तो क्लाइंट ने ड्रिंक करी हुई थी। अब जब आप ड्रिंक करोगे और ड्रिंक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका क्लेम रिजेक्ट होएगा ही होएगा। क्लाइंट का क्लेम रिजेक्ट हो, क्लाइंट कहते नहीं आपकी कंपनी खराब, नहीं भाई गलती आपकी है। आप ड्रिंक कर रहे हो, जब आपने लिखवाया हुआ है आप नॉन ड्रिंकर हो, फिर आप ड्रिंक कर रहे हो, ड्रिंक भी आपने बहुत ज्यादा करी हुई कि उसमें आ ही गया सामने कि ये प्रॉब्लम ड्रिंक से ही हुई है, और आपने खुद भी एक्सेप्ट कर लिया ये बात अपनी कन्वर्सेशन में कंपनी के साथ, तो हम भी क्या करेंगे। बट एजेंट या एडवाइजर आपको काफी हेल्प कर सकता है। सबसे बड़ा पॉइंट मैं क्यों बोलता हूं, आप एक एडवाइजर से या एक एजेंट से पॉलिसी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो ऑनलाइन से भी आ सकती है, वो एडवाइजर से भी आ सकती है। बट आप जिस सिचुएशन पे हो गए जब ये क्लेम आता है, तब आप होते हो अपनी फैमिली के साथ। मान लो मैंने एक XYZ पर्सन को दी, उसके फादर बीमार हो, अब वो वैसी टेंशन में, अब अगर उसको सारा प्रोसेस खुद ही करना पड़ जाए, तो वैसी टेंशन और प्रोसेस भी करना पड़ जाए, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। उससे बेटर ये है कि वो अपनी फैमिली का साथ दे, वो अपनी फैमिली में फादर का ध्यान दे, और जो क्लेम का काम है जिससे पॉलिसी ली गई है वो करे, उसकी टीम करे। तो बेटर ये है कि आप एडवाइजर के साथ जाइए, और प्रीमियम में थोड़ा सा ही फर्क आता है यार, थोड़े से पैसे बचा के अपनी प्रॉब्लम मत करो।
हर एक तो सबसे बड़ी गलती क्या देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, हर एक चीज डायरेक्ट ले लो। भाई क्यों ले लो? ऐसे तो फिर आप जाके फैक्ट्री से हर चीज डायरेक्ट ले लो, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर से क्यों ले रहे हो? आप शॉप पे क्यों जा रहे हो जनरल स्टोर पे एक सामान खरीदने? आप अगर लाइफ बॉय का साबुन ले रहे हो तो आप जाओ सीधा फैक्ट्री लेके आओ। हर चीज डायरेक्ट क्यों? आप भी तो डिस्ट्रीब्यूटर, उसका चैनल है पूरा, पहले कंपनी के पास होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, फिर उसके बाद भी एक और छोटा जो होलसेलर होता है उसके पास आता है, फिर रिटेलर के पास आता है। तो अगर कोई एजेंट सेल कर रहा है तो वो भी तो आपको हेल्प कर रहा है ना, इसीलिए तो उसकी भी कमाई है। बट लोग क्या कहेंगे? डायरेक्ट ले लो, आपके पैसे बचेंगे। यार पैसे तब बचाओ जब आप चीज खुद कर सकते। अगर आप नहीं कर सकते, आपको नॉलेज नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, पैसे बचाने की कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में बहुत लाखों का नुकसान करते हैं। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। ठीक है जैसी भाई, तो हमने इंश्योरेंसेस पे भी बात कर ली, टर्म और हेल्थ दोनों पे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फाइनेंशियल प्लानिंग के? अब आ जाती है टैक्स प्लानिंग। ठीक है। अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो इसका मतलब आपको टैक्स भी देना होगा, टैक्स सेविंग भी तो करनी जरूरी है। तो सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलती है। और अगर आप सेक्शन 80D की बात करो तो जो हम हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहे हैं उसमें 25,000 की डिडक्शन मिलती है। और अगर आप पेरेंट्स के लिए कर रहे हो तो 50,000 की और मिल जाती है। तो ये सब चीजें आपको करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हो तो आपको वहां डिडक्शन मिल जाएगी, पेरेंट्स के लिए कर रहे हो वहां डिडक्शन मिल जाएगी। बट अगर आप अपने लिए टैक्स सेव नहीं कर रहे, मतलब अपने लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो आप इन्वेस्ट कहां करें? तो आप बहुत सारे हैं, आप LIC प्रीमियम कह लो या कोई भी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हो या ट्यूशन फीस दे रहे हो। बट अगर आप साथ में वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो तो एक बेटर प्रोडक्ट है, वो है ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग्स स्कीम। म्यूचुअल फंड है, साथ में 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ भी क्रिएट हो जाएगी। तो आपकी टैक्स सेविंग भी होगी और साथ में वेल्थ क्रिएशन भी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको एक SIP तो जरूर स्टार्ट करनी है। तो आपका टैक्स प्लानिंग के लिए आपको ELSS एक अच्छा प्रोडक्ट है। फिर अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो बहुत सारे प्रोडक्ट और भी हैं जो आपको फिक्स्ड इनकम देंगे बट रिटर्न ज्यादा नहीं देंगे। बट अगर आपको वेल्थ क्रिएशन भी करनी है और टैक्स भी सेव करना है तो ELSS एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा प्रोडक्ट है, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा जितने आपके गोल्स हैं, अगर आप मैरिड हो, अगर आपके 2 बच्चे हैं, तो उनके बारे में आज से ही सोच। कब लाइफ वहां तक पहुंच जाएगी आपको भी नहीं पता। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल भी दूंगा, उसके लिए मैं इन फ्यूचर अभी टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, उसमें भी एक अच्छा एग्जांपल है, मैं देता हूं। बट अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, आज से ही उनकी मैरिज के लिए, उनके एजुकेशन के लिए एक SIP जरूर होनी चाहिए और उस गोल पे स्टिक रहो। ये नहीं कि वो गोल टूट जाना है, मतलब कल को कोई छोटी सी भी इशू है आप पैसा विड्रॉ कर लो, नहीं। पहली बात तो उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना आप लंबा चला पाओ। ये भी नहीं कि अगर आपके पास पैसा आया तो आज ही कर दिया इन्वेस्ट, फिर कल करा ही नहीं, ये नहीं। आप छोटा अमाउंट कर लो बट डिसिप्लिन रहना चाहिए आपका। बट मैरिज के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, चिल्ड्रंस की एजुकेशन के लिए आपको अपने करना ही है और अपनी रिटायरमेंट के लिए तो आप करिए। ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो मैं कह रहा हूं आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट अगर ये चीजें नहीं करते तो लाइफ उन्हीं की जैसी हो जाएगी जो बाकी लोग आप देख रहे हो। मैंने लाइफ में बहुत लोगों को देखा जो उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ही नहीं। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग ही नहीं करी। बट अगर आपको लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको जरूर करनी चाहिए। मुझे भी याद आ रहा है, मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात करी थी कि अगर आप बच्चे के लिए उसके पैदा होते ही 5,000 की SIP करने लग जाते हो तो वो लॉन्ग टर्म में 300 करोड़ तक का भी अमाउंट पहुंच सकता है। बिल्कुल, मतलब टॉपअप वगैरह करके। नहीं, टॉपअप की बिना टॉपअप के। अच्छा। उसके रिटायरमेंट के लिए होगा। लेट्स से आप उसके लिए 20-30 साल कंपाउंडिंग वर्क आगे उसने उसको कंटिन्यू कर लिया। बिल्कुल, सोचो 30 साल बाद 5,000 की क्या वैल्यू होगी। बिल्कुल, ऐसे कर देगा वो 5,000 पर आगे जाकर उसके 300 करोड़ तक बन सकते हैं। तो वो डिसिप्लिन और जो लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो देखते हैं वो तभी सही। क्योंकि अगर जब उसको अकल आएगी वो 20 साल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, उससे बढ़िया है आपको अगर अकल है तो आप उसके लिए आज कर दो ना। आप अगर सही इन्वेस्टमेंट करोगे, आप अगर खुद सही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, जब आपके बच्चे बड़े होंगे आपको देखेंगे तो वो भी सही चीज करेंगे, वो भी फालतू पैसा इधर उधर खराब नहीं करेंगे। आप देखो जो पैसे की बर्बादी कर, वो कौन होता है? जिनके पेरेंट्स भी उसी तरह से कर रहे होते हैं या उनकी सोसाइटी भी ऐसी बन जाती है। बट अगर आप खुद सही कर रहे होगे ना और खुद बच्चों को आज से ही सिखा दोगे, मेरा मानना है अगर बेटा आपका या बेटी 10 साल की हो गई है, उसको मनी मैनेजमेंट सिखाना स्टार्ट कर दो। जितना जल्दी वो सीखेगा उतना आपके लिए भी बेटर है, उतना उसके लिए भी बेटर है। आपके लिए क्या बेटर है कि वो फालतू पैसा इधर उधर नहीं खर्चेगा, अपने लिए उसको नॉलेज होगी कि क्या चीज जरूरत है और क्या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो मेरे को ऐसा लगता था जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तब मेरे को आईफोन लेना जरूरी नहीं था, बट मैंने जिद करके ले लिया। वो मुझे ऐसा लगता है शायद मैं तब ना लेता, या 12th क्लास के आसपास मैंने ले लिया था आईफोन। तो मुझे ऐसा लगता है कि तब मेरी इतनी इनकम नहीं थी मेरे फादर की, तो मैंने जबरदस्ती करके ले लिया जैसे तैसे फैमिली में जिद करके, बट तब मुझे नीड नहीं थी। फिर जब वो आईफोन मैंने सेल करा और जब मेरे को पता चला कि मेरी इतनी इनकम नहीं है या मतलब मेरी फैमिली की इतनी इनकम नहीं है, तो मैंने अगले 3 साल तक एंड्रॉइड फोन ही चलाया 10-12 हजार। फिर मैंने आईफोन कब लिया? 2022 में और 23 में आके
अच्छा 23 में आके मैंने आईफोन लिया कि मेरे को अब कंटेंट बनाना है इससे। तो अभी भी मेरा माइंडसेट देखो, इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी मेरा माइंडसेट देखो, ये मेरे लिए लायबिलिटी नहीं है, ये मेरे लिए एक तरह से एसेट काम कर रहा है। हाँ। तो मेरा ये पॉइंट नहीं है कि आईफोन लेना खराब है, मेरा पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए जो चीज आप ले रहे हो वो आपके किस काम आ रही है, और या आप उसको अफोर्ड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। मैं सिंपल कहता हूँ मैं उस टाइम नहीं अफोर्ड कर सकता, बट मैंने जिद करके लिया, वो मेरा गलत स्टेप था। बट ये धीरे धीरे जब मेरे को पता चला पैसे के बारे में, मैंने पढ़ाई करी या मैंने उसके बारे में कोई बुक्स पढ़ी, तब मेरे को ये सब चीजें पता चली। तो ये चीजें आप अपने बच्चों को सिखाओ ना। वेस्ट से आने वाला जो कल्चर है ना, उसकी मुझे काफी सारी चीजें नहीं पसंद है, पर एक चीज जो बहुत अच्छी पसंद आती है मुझे, वो यही है कि वहाँ पे 13-14 साल के बच्चे जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। उस एज से ही वो कुछ साइड इनकम करना चालू कर देते हैं, सो दैट उनको उसी एज से पता चलने चले जाता है कि पैसे की एक्चुअल वैल्यू क्या है। उनको पता है कि भाई वो इतना अमाउंट कमा पा रहे, तो उसी के अंदर अपनी सारी चीजें पूरी करने की कोशिश करते हैं। जो चीज इंडिया में मेरे को लगता है 22-23 साल तक तो लोगों की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो रही होती, तब तक वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। तो 10 साल का मैं आपकी बात बताता हूँ, ठीक है फॉरेन में ये सब चीज चलता है, बट मैं अगर कहूंगा बच्चे को आप सिखा दो, अगर वो नहीं भी कमा रहा उस एज पे बट अच्छी पढ़ाई कर रहा है तो करने दो यार। नहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है कभी कभी मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, हाँ वो थॉट अच्छा है, बट मैं आपको जैसे बताता हूँ होता क्या है, जब हम काम कर रहे होते हैं ना, फिर साथ में पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोनों चीजें आप साथ साथ करना थोड़ा सा मुश्किल है। और कहीं कोई, अब देखो जो तो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो तो पढ़ाई करता ही रहेगा, साथ में साथ उसने काम करके कमा लिया, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। बट जो एवरेज होगा ना, फिर वो ना ही पढ़ाई अच्छी कर पाएगा ना ही पैसा अच्छा कमा पाएगा। और पीयर प्रेशर यहाँ पे बहुत ज्यादा है। प्रेशर आजकल आप देख रहे हो, ये मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग बच्चे 8वीं क्लास से करने लगे हैं। जब मैं उस टाइम पे था तो मेरे ख्याल से तब 11th-12th के बच्चे कर रहे थे। आज 6ठी-7वीं क्लास से इंजीनियरिंग की तैयारी चालू कर दे रहे, मेडिकल की तैयारी। तो पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया आज की डेट में, तो उसको भी बैलेंस करना जरूरी है, वरना बंदा वहां पे स्ट्रेस में आ जाएगा, मनी मैनेजमेंट सीख जाए और लाइफ में स्ट्रेस में आ जाए। मेरे दोस्त, तो आपको दोनों चीजें सही रखनी है ना, आपको मनी मैनेजमेंट भी सही रखनी है और लाइफ भी सही रखनी है। तो ये चीज है। तो मेरा मानना है कि अगर आप अपनी टीम्स में हो, अगर आप साइड हसल नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप एक बार पढ़ाई करके हटोगे, आपकी जॉब लगेगी तो आप पैसा अच्छा कमा लोगे। या अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब ना हो और साइड में छोटा मोटा साइड हसल आप कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ट्यूशन दे सकते हो अपने छोटे बच्चों को, या कोई और काम करके आप अच्छी सी छोटी इनकम कर सकते हो, पॉकेट मनी बना सकते हो, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल फ्रीलांसिंग वर्क चल रहा है, इवन मैं देख रहा हूँ 12th के बच्चे, 11th-12th के बच्चे एडिटिंग करके बहुत पैसा बना रहे हैं। हमारे सारे एडिटर्स ऐसे ही हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं 11th-12th में या ज्यादा ग्रेजुएशन के साथ। बट हाँ कि आपके काम में इफेक्ट नहीं आना चाहिए, बस आपके मतलब एजुकेशन में इफेक्ट नहीं होना चाहिए, एजुकेशन आपकी अच्छी चलनी चाहिए, क्योंकि कभी ये होता है कि आप थोड़ा पैसे के चक्कर में अपना लॉन्ग टर्म ना खराब। तो हमने जैसे पूरी एक होलिस्टिक पिक्चर बना ली कि आपको कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, उसमें हमने इंश्योरेंसेस भी कवर किए, इन्वेस्टमेंट्स भी कवर किए, टैक्स सेविंग की भी बात कर ली। जो हमने इन्वेस्टमेंट्स की बात करी, एक तरीके से ये प्लानिंग कवर्ड है, खत्म हो गई है, बट मैं फिर भी उसको कुछ एक्सटेंड करना चाहूंगा। इन्वेस्टमेंट्स पे मैं बात करना चाहूंगा कि आप क्या सजेस्ट करते हो कि लोगों को स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए या म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए, और इसके बाद हम आईपीओ की भी बात करेंगे, क्योंकि वो आजकल बहुत अभी हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में एक और इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं। तो स्टॉक्स, बिल्कुल बिना स्टॉक्स के तो हम चल ही नहीं सकते, इन्फ्लेशन कैसे बीट होगा? स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड से। आपको दोनों करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूं आप एसआईपी भी जरूर करो और स्टॉक्स भी जरूर करो। एसआईपी इसलिए करो क्योंकि आपको डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं, मेरी एसआईपी भी चल रही है, मेरा स्टॉक्स भी चल रहे हैं, बट अगर खाली स्टॉक्स करता और एसआईपी ना करता तो दिक्कत होती, फिर मैं वेल्थ नहीं जनरेट कर पाऊंगा। बिकॉज स्टॉक में हो सकता है आपको कभी नीड पड़ जाए तो आप निकाल भी सकते हो, ठीक है, बट एसआईपी में क्या आपका डिसिप्लिन रहेगा कि हर महीने पैसा डालना ही डालना है। एक फिक्स्ड इनकम फिक्स तो जाता ही है कि इतना अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट होता ही रहेगा। तो एसआईपी लाइफ में डिसिप्लिन लाती है। दूसरा, गोल अचीव करने में एसआईपी ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू स्टॉक्स। क्यों? स्टॉक्स में आपको खुद टाइम देना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक लेना है। यार अगर बात करूं, मैं अपनी बात करूं या तरुण भाई आपकी या अंकित भाई, हम लोग स्टॉक्स में हैं, हम लोग रोज इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम अपनी एसआईपी के साथ साथ स्टॉक्स भी सिलेक्ट करने में हमें हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि हम उसके बारे में डेली डिस्कस कर रहे हैं, डेली न्यूज देखते हैं, डेली उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। बट वो लोग जिनको नॉलेज ही नहीं स्टॉक्स की बिल्कुल, तो उनके लिए तो एसआईपी वरदान है। क्योंकि उनके कम अमाउंट में एक अच्छा फंड मैनेजर पूरी उनके लिए रिसर्च कर रहा है, उनके लिए अच्छी एक स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना रहा है। तो मैं कहता हूं दोनों चीजें रखो, क्योंकि एसआईपी आपको डिसिप्लिन देगी, एक आपको गोल अचीव करने में हेल्प मिलेगी। स्टॉक्स आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भी दे सकता है और लॉन्ग टर्म में तो क्या अमेजिंग प्रॉफिट दे सकता है, मतलब आप कितने गुना पैसा कर सकते हो ये आपको भी नहीं पता। तो दोनों करना चाहिए। बट हाँ, अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो दोनों करो। अगर नॉलेज में थोड़ा सा भी इशू है कि यार मेरे को टाइम नहीं है, एक होता है नॉलेज, एक होता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है,
एक एडवाइजर की हेल्प ले लो। एक होता है नॉलेज नहीं है, फिर तो एडवाइजर की हेल्प लो ही लो। हाँ। और दोनों चीजें कर सकते हो तो करो, अदरवाइज एसआईपी कर रहे हो तो बहुत बढ़िया। इसके बाद हम आईपीओ की भी बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई। आईपीओ आजकल बहुत ज्यादा आईपीओ आ रहे हैं आजकल, एकदम बूम था जैसे पूरा दिसंबर बिल्कुल। में, तो इतने ज्यादा आईपीओ आए। बिल्कुल। थोड़ा सा आईपीओ के बारे में बात करना चाहेंगे।